हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। देखिए काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि देखिए फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं आरपीएससी के। सेकंड ग्रेड और रीट के फॉर्म भी आ चुके हैं, तो वापस तैयारी में जुट जाते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा सेशन है वो है हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो देखिए प्राचीन भारतीय समाज में जो वर्ण व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था चार भागों में बटी हुई थी, चार वर्णों में बटी हुई थी समाज। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार वर्णों में बटा हुआ था समाज। तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस आधार पर होता था कि कौन सा व्यक्ति किस वर्ण का होगा, तो ये जन्म के आधार पर डिसाइड होता था कि कौन सा व्यक्ति किस वर्ण में है। वो जन्म जिस वर्ण में लेता था वो उसी वर्ण का होता था। ब्राह्मण होता था तो ब्राह्मण, और क्षत्रिय होता था तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन तीनों का सेवा करता था। और जो वर्ण व्यवस्था की जानकारी है ना वो देखिए आप ऋग्वेद से हमें प्राप्त होती है। ऋग्वेद से वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि वर्ण व्यवस्था की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ऋग्वेद से मिलती है। प्राचीन समय में वर्ण चार भागों में बटा हुआ था, जन्म पर आधारित होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार वर्णों में समाज बटा हुआ था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो देखिए वैदिक काल में जो आर्य होते थे ना, उन आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन भी इसके साथ मिला, करते थे। वो कृषि करते थे और पशुपालन करते थे। ऋग्वेद काल में जो आर्यों का जीवन है ना वो अस्थायी बताया गया है, यानी जो आर्य होते थे वो स्थायी रूप से एक जगह नहीं रहते थे, जगह जगह घूमकर वो रहते थे। तो उनका जो प्रमुख व्यवसाय बताए तो वो पशुपालन को ज़्यादा महत्व देते थे। कृषि फिर वो धीरे धीरे करके स्थायी जीवन जीने लगे, तो कृषि और पशुपालन, इसके साथ में अगर पशुपालन भी आता है तो ये भी सही होगा। उनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन और कृषि दोनों ही थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सप्त सिंधु से क्या तात्पर्य है? तो देखिए सप्त सिंधु क्या था? सप्त सिंधु का मतलब होता है सात नदियों का जो क्षेत्र है ना वो सप्त सिंधु क्षेत्र होता है। इन नदियों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देखिए इन नदियों का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। एक ऋग्वेद और एक जैन अवस्था, ये दोनों से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि सप्त सिंधु नदियाँ थी। तो जैन अवस्था और ऋग्वेद से साथ इन नदियों का उल्लेख मिलता है। सप्त सिंधु में कौन कौन सी नदियां आती थी? तो ये भी आपको याद रखना है। सप्त सिंधु में देखिए जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। गंगा आती थी, यमुना आती है, सिंध आती है, सिंधु जो नदी है वो सरस्वती नदी आती है, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी, ये सप्त सिंधु नदियां हैं। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद और जैन अवस्था में सप्त सिंधु नदियों का उल्लेख मिलता है। सप्त सिंधु नदियों में गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी नदियाँ आती हैं। वेदों की रचना अगर माने तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदों की रचना की कहाँ पर हुई? तो वेदों की रचना भी सप्त सिंधु क्षेत्र में ही मानी जाती है। सप्त सिंधु क्षेत्र में वेदों की रचना मानी जाती है, वेदों की रचना। तो ये इसकी वो हो गई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, महाजनपद काल में तक्षशिला किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए महाजनपद जो काल था उसमें तक्षशिला एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला विश्व प्रसिद्ध जो शिक्षक हैं इनसे युक्त शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ ये गांधार महाजनपद की राजधानी था। कौन? तक्षशिला जो है वो गांधार जनपद की राजधानी, गांधार जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी तक्षशिला, और शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था तक्षशिला। यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान शिक्षा देते थे, तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा। अगला क्वेश्चन है,
अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार काफ़ी एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, अशोक के जो शिलालेख हैं वो लिखे गए थे मोस्टली ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और अशोक के शिलालेखों का जो पढ़ने का काम है ना, वो ब्रिटिश पुरातत्वविद या फिर इतिहासकार थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप पहली बार जो हैं इन्होंने अशोक के इन शिलालेखों को पढ़ने का प्रयास किया था। कहाँ के थे? ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, इतिहासकार थे। ब्राह्मी लिपि में मोस्टली अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में बोध गया पड़ता है, बिहार राज्य में। कब हुई थी? तो हुई थी वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पूर्णिमा को। और किस पेड़ के नीचे? तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पेड़ पूछे तो पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के पेड़ को। और इस पेड़ को अब के इस नाम से जानते हैं, तो बोधि वृक्ष के नाम से इसे जाना जाता है। बोधि वृक्ष, जिस पेड़ के नीचे, जिस पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया बिहार में महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो देखिए, गुप्त काल को है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। व्यापार और कला में उन्नति हुई, बिल्कुल गुप्त काल में व्यापार और कला में बहुत उन्नति हुई थी। युद्धों की समाप्ति हुई थी गुप्त काल में। धर्म का पुनर्जागरण काल भी था। तो ये सभी इसके राइट आंसर होंगे, क्योंकि गुप्त काल में जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था, गुप्त काल में क्या था कि महाराजाओं ने इंजीनियर, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, तर्कशास्त्र, गणित आदि की जो विभिन्न खोज और आविष्कार का विस्तार था ना, वो गुप्त काल में ही माना जाता है। इसलिए इसमें इस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, गुप्त काल को। अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज में किस देवता को इंद्र के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, वैदिक समाज में जो देवता हैं इंद्र, उनको किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए, इंद्र आप सभी को पता है, इंद्र वर्षा के देवता हैं, वर्षा और युद्ध के देवता हैं इंद्र। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो देखिए, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का जो प्रमुख केंद्र था वो इसमें नालंदा दिया गया है। नालंदा प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का प्रमुख केंद्र था। इसमें देखिए, तक्षशिला भी शामिल था। तक्षशिला भी हमने देखा था, ये भी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था तक्षशिला। नालंदा भी इस ऑप्शन में दिया गया है। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का जो प्रमुख केंद्र नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला भी इसमें शामिल था। ये 3 और 4 जो क्षेत्र थे, ये शिक्षा प्रणाली में बहुत ही उन्नत थे। तो इसका राइट आंसर होगा नालंदा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के जो लोगों का प्रमुख व्यवसाय था वो था कृषि। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूँ, चावल, जौ, तो ये सभी कृषि, उसके साथ में वो खजूर भी उगाते थे, सरसों, कपास जैसे ऐसे अनेक फसलें उगाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। कपास के प्रमाण भी मिले हैं। कपास का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता था हड़प्पा सभ्यता के समय। तो कृषि क्षेत्र में प्रमुख व्यवसाय उनका कृषि क्षेत्र था, जो चावल, गेहूं, खजूर, सरसों, कपास, ये सभी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। तो देखिए, ये आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जितने भी मतलब चैप्टर्स 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और रीट में आएंगे, उनसे रिलेटेड जो जिसमें सिमिलर टॉपिक्स हैं, तो उनके क्वेश्चन भी हम लेंगे। तो ऐसे ही अब रोज़ वीडियो आएंगे, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।